हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसा इसका नाम है ना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टिंग होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इसमें ओके। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे कोई अगर हैवी प्लांट है, ठीक है, ओके, तो हैवी प्लांट के लिए किस तरह का प्लानिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि कोई हैवी प्लान है। ठीक है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक प्लांट बैठा हुआ है। ठीक है, कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट हो सकता है, मतलब कि कार मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है या टाटा का प्लांट हो सकता है। ठीक है, ओके, ये प्लांट है। तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो क्या करना पड़ता है हमको इस प्लांट के थ्रू ये काम करना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट जो है मेरा जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर, ओके। अब यहाँ पे जो है कार वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा मेरा कंट्री है, ठीक है ना, फिर फॉरेन में भी अगर इसका डिमांड है तो हमको वहाँ पर इन सारे कार्स को भिजवाना पड़ता है बना करके। ठीक है, ओके, अलग अलग, कोई बहुत डिस्टेंस पे जाता है, कोई बहुत दूर पे जाता है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं, ये मेरा प्लांट है तो ये जाहिर सी बात है कि मेरा जो है काफ़ी साल तक चलने वाला है। ठीक है ना, बहुत जो है लंबा प्लानिंग रहता है प्लांट का, तो चलेगा। ठीक है, कार मैन्युफैक्चर होगा, अलग अलग जगह पे जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है तो उसका अपना एक कॉस्ट है। ठीक है, कि हर कार को ट्रांसपोर्ट करने में हमको एक कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, एक खर्च लग रहा है। ठीक है ना, ओके। अब उसको यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पर वो उसका सेल हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होगा ना, आप देखेंगे कि इसका अगर कॉस्ट ऐसा हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कार को हमको यहाँ से यहाँ तक भेजने में आप देखते हैं कि लंबा लंबा जो है ट्रेलर होता है। ठीक है, उसके थ्रू जो है भेजा जाता है कार वगैरह को। ठीक है ना, उसमें काफ़ी खर्च आता है। तो अगर एक कार में सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि जो है 50,000 या 60,000 रुपया खर्च आ रहा है भेजने में। ठीक है, या मोटा मोटी मान लेते चले 1,00,000 रुपया अगर खर्च आ रहा है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि एक साथ अगर अपने इतना कार को भेज रहे हैं, हर मंथ भेज रहे हैं, हर साल भेज रहे हैं, तो ये करोड़ों और अरबों में ये खर्च हो जाता है। ठीक है, पर मंथ का। ठीक है ना, तो अब ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है कि इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर हम मिनिमाइज़ करेंगे, यानी कम से कम करेंगे, तो मेरा कार का कीमत भी क्या होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे मेरा कार का डिमांड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टिंग में खर्च हो रहा है, इस ट्रांसपोर्टिंग को हम कम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है ना, कॉस्ट को जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो कम करने का कोशिश किया जाता है, यानी मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसी के लिए क्या करते हैं ये लोग, प्लानिंग करते हैं। कभी कभार क्या करते हैं कि मेरा एक मतलब कि नहीं हो प्लांट, क्या हो, ज़्यादा प्लांट हो। जैसे मान लीजिए अगर हम जो है जमशेद यहाँ से टाटा से भेज रहे हैं, अगर हम सपोज़ कीजिए, ठीक है, केरला की तरफ या मुंबई की तरफ, तो हमको जो खर्च हो रहा है तो कंपनी अपना जो है खर्च एस्टिमेट करती है। ठीक है, एलिमिनेट करती है और ये देखती है कि अगर हम 5 साल तक यही खर्च करते रहे तो उससे अच्छा है कि हम एक वहाँ पे प्लांट बैठा देते हैं। ठीक है, प्लांट 2, तो ये प्लांट 1 था। तो इसी तरीके से देखिए, अगर ये प्लांट यहाँ बिठा दिया जाए तो जो 10 साल में इसका खर्च होता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भेजने में, उतने ही खर्च में इसका प्लांट बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी वर्क करती है ना, कि लॉन्ग टाइम का देखती है बेनिफिट, और इसीलिए वो काफ़ी राइज़ भी करती है। हम लोग छोटा आदमी लोग क्या करता है, अपना काम करते रहता है, उतना प्लानिंग नहीं करता है। ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह भी देते रहता है, लेकिन ये लोग क्या है, पैसा को लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उस टाइम तो इन्वेस्ट होता है, लेकिन वो 10-20 साल में जो खर्च बेकार का होना था उसमें एक अपना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा हो जाता है। इस तरह से बहुत तरह का प्लांट तैयार हो जाता है, प्लांट 1, 2, 3। ठीक है, तो हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम में, इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लांट होगा या कह लीजिए डिफरेंट फैक्ट्रीज़ होगी। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो ट्रांसपोर्टिंग होगा, बहुत सारे जो डिपोट्स होंगे हमारे, तो कौन से प्लांट से किसको भेजना रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में अगर 3 प्लांट है। ठीक है, एक मान लीजिए मेरे पास में जमशेदपुर में है, एक मेरे पास जो है मुंबई में है, और एक मेरे पास जो है वो अहमदाबाद में है। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास अगर 3 प्लांट है, तो इन 3 प्लांट से अगर हमको पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन सा प्लांट से किसको भेजना, ठीक है, कम खर्च पे होगा। ठीक है, कौन किसको डिलीवर करेगा, तो ये हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च है,
ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में खर्च होता है और पब्लिक को कम से कम में देने का हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अगर हमारे पास में प्लांट है तो उस प्लांट से हम लोग कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने का काम करेंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखिए, तो देखिए क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ ए पार्टिकुलर क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड कैन बी रिगार्डेड एज ए जनरलाइजेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए क्या बोल रहा है, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम था उसका जनरलाइजेशन है, यानी उसका एक बड़ा रूप है, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट में हम लोग क्या देखते थे कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही सोल्व हो पाता था, ठीक है ना। लेकिन उसका जनरलाइजेशन है, यानी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो इसमें सोल्व होगा। और चूँकि असाइनमेंट में आप क्या करते थे, आप मिनिमल करते थे, ठीक है। अपना जो आपका असाइनमेंट होता था उसको आप मिनिमाइज करते थे। तो लाइक दैट आप ट्रांसपोर्टेशन को भी आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दिया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, आप लिख लीजिए, जब काम करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्या बोलता है, फाइंड एक्स आई जे, ठीक है। एक्स आई जे का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। आई आपका मान लीजिए m है 1 to m और j आपका 1 to n है, ओके। तो फॉर विच द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा i 1 to m सिग्मा j 1 to n सी आई जे एक्स आई जे, ठीक है। जो सेल वैल्यू होगा और जो एक्स आई जे होगा उन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। अभी आप इसको लिख लें, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इसका क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ करना होगा सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, आपको रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह का, ठीक है। कि जो सिग्मा एक्स आई जे है वो ए आई के बराबर होगा, ठीक है, 1 to m तक, और सिग्मा जो बी आई जे जो एक्स आई जे है आई 1 to m ये आपका बी जे के बराबर होगा, ठीक है ना। जहाँ जे आपका 1 to n है और ये दोनों आपस में, ये जो सम है ए आई का और बी जे का, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ओके। और एक्स आई जे क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 0 है फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखिए अभी हम लोग जो है जब क्वेश्चन हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, ओके। किस तरीके से रो का सम क्या आना चाहिए, कॉलम का सम क्या आना चाहिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका जो रो का सम है, ठीक है, और जो कॉलम का सम है, तो जो डिमांड और सप्लाई है उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन में और असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा बोलिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही स्पेशल केस है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। इन विच m इक्वल टू n, असाइनमेंट में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नॉन स्क्वायर भी होगा। ऑल दी ए आई एंड बी जे आर यूनिटी, ठीक है। जो हमारा ए आई और बी जे है, ठीक है ना, वो यूनिटी होगा। एंड ईच एक्स आई जे इज़ लिमिटेड टू वन ऑफ द टू वैल्यू 0 and 1, ठीक है। और जो एक्स आई जे है वो हम लोग का उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा या तो 1 होगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। और जो ए आई है और जो बी जे है, इसका जो हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है, ओके। अभी आगे देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। फिर होता है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो फिजिबल आपको हम बताए थे कि नॉन जीरो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल बोलते हैं ना। तो देखिए क्या है, ए फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ ए सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशन, ठीक है। अगर आपका जो एलोकेशन है सारा ही अगर आपका नॉन निगेटिव होता है ना तो वो फिजिबल कहलाएगा, ठीक है। विच सेटिस्फाई दी रो एंड कॉलम सम रिस्ट्रिक्शन, ये जो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा रो और कॉलम का जो सम होना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए उसको, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये क्या होता है तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव अलोकेशंस एक्स आई जे इज एग्जैक्टली इक्वल टू m + n - 1, ठीक है, ओके। m आपका देखिए नंबर ऑफ़ रो है,
n है नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के एक को घटाएंगे उसमें, तो जो आएगा उतना ही अगर एलोकेशन हमको मिलता है और सारा नॉन निगेटिव है तो हमको क्या हो जाएगा, वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। तो ए फिजिबल सॉल्यूशन नॉट नेसेसरली बेसिक इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ़ इट मिनिमाइजेस द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम लोग, ओके, क्लियर है। तो ऑप्टिमल क्या होता है, ए फिजिबल सॉल्यूशन नॉट नेसेसरली बेसिक इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ़ इट मिनिमाइजेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मिनिमम आ गया तो वो जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमल कहलाएगा, ठीक है। नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट जैसा कि इसका नाम है कि ठीक है, आपको ऐसा सॉल्यूशन मिल गया जिसको अब दोबारा से जनरेट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डीजेनरेट। तो नॉन डीजेनरेट क्या होगा, यानी मतलब आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है कन्फर्मली अब वो क्या कहलाएगा, यही मेरा एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कब कहलाएगा, तो ए बेसिक ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ़, दो बातें होनी चाहिए, ठीक है। पहला कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस है इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू m प्लस n-1, ठीक है। जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन है ALLOCATIONS, ठीक है। जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली m प्लस n-1 होना चाहिए। और ऑल दीज एलोकेशंस आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, ये जो एलोकेशन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट पोजीशन का क्या मतलब, ये देखिए, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं इंडिपेंडेंट कब होगा और नॉन इंडिपेंडेंट कब होगा, यानी डिपेंडेंट कब होगा, ठीक है। देखिए आपको जो एलोकेशन मिला, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मेरा कितना है, 1 2 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। हमको जो एलोकेशन मिला है वो आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे मिला है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इंडिपेंडेंट एलोकेशन कहलाएगा। इसलिए कि आप चाहेंगे भी तो आप कोई इसमें वर्टेक्स सपोज करते हुए कोई आप लूप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लूप नहीं बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा लूप, स्क्वायर लूप नहीं बनेगा, ठीक है ना। देख रहे हैं, किसी को भी आप लीजिएगा तो किसी भी वर्टेक्स को आपस में जोड़िएगा तो लूप नहीं बनेगा, ओके। जबकि यहाँ पे देखिए ये जो एलोकेशन हमको मिला हुआ है, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एलोकेशन है ना, ये एग्जैक्टली m प्लस n-1 है, ये देख लीजिए। इसलिए कि 3 और 4 को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 + 4 - 1 कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। तो 6 एलोकेशन है, यहाँ भी 6 एलोकेशन है, 4 और 2 6, तो दोनों ये तो है कि पॉजिटिव एलोकेशन इसके इक्वल है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा है। और ये जो है आपका ये क्या है, ये नॉन इंडिपेंडेंट है। नॉन इंडिपेंडेंट बोलिए या डिपेंडेंट बोलिए, ठीक है, कि यहाँ पे लूप बन रहा है। अगर इन चारों को आप देखें तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है, देख रहे हैं ना। तो चूँकि चारों साइकिल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप असाइनमेंट में याद कीजिए, असाइनमेंट आप देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। असाइनमेंट में जब भी ऐसा होता था, क्या होता था कि अगर हम इसको बना रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ कीजिए, अगर हम इसको जो है असाइनमेंट अगर हम लोग चूज़ करते थे, ठीक है, तो मेरा ये कट हो जाता था, ठीक है ना, ये भी कट हो जाता था, तो हम इसको बनाते थे। दूसरा उल्टा, अगर इसको छोड़ के हम इसको बनाते तो फिर वो जो डायगोनल फॉर्म बनता था असाइनमेंट में, आपको याद आ रहा है ना, डायगोनल फॉर्म। तो चूँकि असाइनमेंट इसी का स्पेशल केस है तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी अगर ये डायगोनल वाला चॉइस आएगा, यानी क्या, यानी इसको लेते हैं तो ये बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा। उल्टा अगर इसको लेते हैं तो ये और ये बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा। तो इस तरह का जो डायगोनल वाला केस बनता है असाइनमेंट में, तो वो इस तरह का कहीं ना कहीं एक लूप बनाता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई लूप बनाता है तो वो क्या होगा, नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशन कहलाएगा। तो ये बोल रहा है कि आपका नॉन डीजेनरेट कब होगा, ये मैंने बिल्कुल आपका जो सोल्यूशन तैयार हुआ, आपने जो 3-4 प्लांट से आपने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला है, उस कॉस्ट में अब कोई दूसरा आकर के उसको और कम नहीं कर सकता।
यानी एक इंजीनियर ने जो काम किया है डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट जो कॉस्ट निकाल करके मिनिमाइज किया है कि भैया इससे कम खर्च हम नहीं कर सकते, वो कब आपको कन्फर्म होगा? जब दो बातें होंगी, एक कि नंबर ऑफ़ एलोकेशन ये होना चाहिए और दूसरा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक फेल करता है, ये फेल कर गया तब तो आपको फिजिबल ही नहीं मिलेगा, ऑप्टिमल ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो पास करना ही है। लेकिन अगर आपका ये अगर आ गया तो इसका मतलब है कि इस कॉस्ट को और मिनिमम किया जा सकता है। अगर डिपेंडेंट आ गया है तो हम कुछ और मेहनत करके इसको और कम कर सकते हैं। तो यही काम हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। कुछ पहले इसमें मेथड है जो हमको सिलेबस में पढ़ना है तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, बट फाइनली जो मेरा मेथड होगा लास्ट वाला हम लोग उसी को लेकर के चलेंगे और एग्ज़ाम में भी आपको उसी से करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, कुछ मेथड देख लेते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे एक मेथड आ रहा है, मेथड नंबर 1, ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन भी कीजिए। क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। क्या है मेथड का नाम? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है, ओके। तो इस मेथड को देख लें कैसे करना है, ठीक है। बोलता है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। मतलब नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया? हम लोग तो जानते हैं ना भाई, नॉर्थ वेस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो है हमारा, ये जो है ये नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी ये जो कोना है, कॉर्नर है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यानी हमको यहाँ से शुरू करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका अगर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो उसका जो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट कोना में होता है बिल्कुल, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको करेंगे ना, एक एग्जाम्पल से करेंगे। अगर एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि इस मेथड को समझाइए तो आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझाना है, बट याद रखिए कि इस सिलेबस में ज़रूर दिया है, ठीक है, बट ये सब पूछता नहीं है। आपको डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ता है और जो बिल्कुल जो सबसे अच्छा मेथड है, जो ऑप्टिमल बिल्कुल देगा, ठीक है, उसी से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट मेथड होगा, ठीक है ना, ओके। आइए देखिए, तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं हमारा क्या है, इसको कैसे करना है, सोल्व करना है, ठीक है। सप्लाई को AI से पहचानेंगे और डिमांड को BJ से, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लांट है तो इसी पे काम करेगा कि कहाँ पर कितनी सप्लाई है, ठीक है, कहाँ पर कितना डिमांड है, तो उसके हिसाब से हमको सप्लाई करना होता है। तो हम वैसा ही प्लांटिंग करते हैं, वैसा ही ट्रांसपोर्टिंग काम करते हैं, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे W1 W2 W3 दिया हुआ है, यहाँ पे F1 F2 F3 F4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें इस तरफ 4 हैं, इस तरफ 3 हैं, तो हो सकता है ये F1 F2 F3 F4 क्या हो? फैक्ट्री हो, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री 4, ठीक है। और ये W2 W3 क्या हो? ये मेरा हो सकता है कोई भी मेरा वेज वैल्यू हो, ठीक है, W1 W2 W3 जहाँ तक हमको पहुँचाना है। तो अंदर जो जनरली दिया रहता है वो कॉस्ट दिया हुआ रहता है, जैसे F1 से W1 तक पहुँचाने में 2 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है, इस तरह का लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2, तो सेल वैल्यू इसका 2 है, ये कॉस्ट हो सकता है, ठीक है, 2। F1 से W2 के लिए 7, F1 से W3 के लिए 4। इसी तरीके से नीचे भी दिया हुआ है 3 3 1 5 4 7 1 6 2, ठीक है। अच्छा, टोटल सप्लाई जो दिया हुआ है, तो F1 फैक्ट्री से जो टोटल सप्लाई हो रहा है वो 5 यूनिट, F2 से 8, F3 से 7, F4 से 14, ठीक है। और जो डिमांड है, तो इस पहले वाले W1 पर जो टोटल डिमांड है वो 7 है, W2 पे जो टोटल डिमांड है वो 9 है, W3 पे जो टोटल डिमांड है वो 18 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना है, हम इसको मिनिमाइज करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे मैं समझा दूँ, ठीक है। आप जब लिखते हैं तो जाहिर सी बात है C11 अगर हम लिखेंगे तो C11 का मतलब क्या होगा? सेल 11, ठीक है, सेल 11, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में वही लिखा है, सेल 1,1, ठीक है। तो C11 से डिनोट करेंगे, तो सेल वैल्यू 11, या बोल सकते हैं कॉस्ट वैल्यू ऑफ 11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का सेल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू क्या है? 2 है। इसी तरीके से C12 कितना है? 7, C21 कितना है? 3, C22
3, C231, C315, C324, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही दो जगह 7 लिखा हुआ है, तो हम अगर सिर्फ 7 लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा ना किस 7 का बात कर रहे हैं। 2 जगह आपका 3 लिखा हुआ है तो किस 3 का बात कर रहे हैं, 2 जगह 2 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको सेल वैल्यू से बोलेंगे ताकि आप समझ जाइए कि किस कॉस्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का डिनोट करेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को, यानी कि इस कोना से, ठीक है। तो हमको फर्स्ट रो का स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो से, ठीक है। यानी बिल्कुल हम इस एलिमेंट को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, आपको जो है एलोकेट करना है, एलोकेशन लगाना है, ठीक है। एलोकेशन का मतलब क्या है, हमको इसके आगे एक वैल्यू देना है, ठीक है, ओके। वो वैल्यू क्या होगा तो समझ लीजिए अच्छा से, जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे, ये सामने 5 है दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 7 है, ये 7 है, ये कितना है 5, ठीक है। तो 7 और 5 दोनों के में से वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि यहाँ जितना भी एलोकेशन इस पहले रो में पड़ेगा, टोटल एलोकेशन का सम 5 से कम होना चाहिए। बात समझिए आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सारा कॉस्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए ना, हमको अब हमको बैठाना है यूनिट, कि हम कितना यूनिट भेजेंगे। तो भाई पहले रो में टोटल 5 ही यूनिट का सप्लाई करना है, तो अगर हम यहाँ पे 5 दे दिए, समझिए, तो बाकी डेफिनेटली क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, 7 तो हम दे ही नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए कि इधर तो मैक्सिमम 5 ही आना है, क्लियर है। अच्छा, अगर हमने इसको 5 दे दिया तो अब हम इस कॉलम में कहीं पर भी 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि टोटल कितना देना है आपको, टोटल आपको 7 देना है, क्योंकि जो टोटल डिमांड है इसका, ठीक है, W1 का ये 7 है। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट रो में जो भी एलोकेट आप करेंगे, आगे जो भी बैठाएंगे, उसका सम, ये जो इधर दिया हुआ वैल्यू है, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, कम रहना चाहिए या तो बराबर। और इसमें आप जितना भी बिठाएंगे उसका जो सम है वो इससे कम होना चाहिए या तो इसके बराबर। तो मिला जुला करके जब भी आप कोई वैल्यू डालना चाहेंगे तो आप इधर भी देखिएगा और इसके नीचे भी देखिएगा, राइट भी देखिएगा और डाउन भी देखिएगा, और दोनों में जो मैक्सिमम है और जो दे सकते हैं वही देना है। तो देखिए, एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट टू दिस सेल 2, ठीक है, जो पहला सेल है हमारा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस R1 इज एसोसिएटेड विथ सप्लाई वैल्यू A1 इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि R1 5 से एसोसिएटेड है, सप्लाई मैक्सिमम 5 देना है पूरा R1 में, रो 1 में, ठीक है। एंड कॉलम 1 C1 इज एसोसिएटेड विथ डिमांड वैल्यू B1 इक्वल टू 7, ठीक है ना। इधर चूँकि AI है तो इधर A1, A2, A3 इस तरह से कहेंगे। ये जैसे आपका A1 कहलाएगा, ये A2 कहलाएगा, ये A3 कहलाएगा, ये हमारा A4 कहलाएगा। लाइक दैट ये क्या कहलाएगा, ये B1 कहलाएगा, चूँकि इसको BG से डिनोट करते हैं, B2, B3 और तो 3 ही है, ठीक है ना। एक चीज़ और देखिएगा, ये सम और ये सम बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो टेबल बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। देख लीजिए बराबर है, 5, 8, 13 और 7, 20 और 14, 34, इधर से भी देखिए 7 और 9, 16 और 18, 34, दोनों बराबर है, बैलेंस टेबल है, ठीक है। तो काम कर सकते हैं, ओके। तो क्या बोल रहा है कि R1 जो है, पहला जो रो है वो एसोसिएटेड है मैक्सिमम सप्लाई वैल्यू 5 से, और जो कॉलम 1 है वो एसोसिएटेड है मैक्सिमम डिमांड वैल्यू 7 से, ठीक है। तो 5 और 7 में जो मैक्सिमम है 5 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि मैक्सिमम सब देखिए बोल क्या रहा है, ऐसा मत बोलिएगा कि 7 और 5 में मैक्सिमम 7 है, जी नहीं। 7 और 5 में जो मैक्सिमम एलोकेशन हो सकता है वो 5। आपको हम समझाए कि अगर यहाँ पे 5 देंगे तो इस रो को सेटिस्फाई करेगा और इस कॉलम को भी सेटिस्फाई करेगा। आने वाला नीचे कहीं पर भी हम 2 दे सकते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 दे दिए तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन इसका क्या, इसका तो 5 ही सप्लाई होना है, तो टोटल तो 5 ही रहना चाहिए ना। तो मैक्सिमम 7 और 5 का एलोकेशन क्या होगा, 5, समझिएगा। इसी तरीके से 9 और 8 का मैक्सिमम एलोकेशन क्या हो सकता है, 8। फिर इसी तरीके से 18 और 7 का मैक्सिमम एलोकेशन क्या होगा, 7, लाइक दैट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो एलोकेशन है, देखिए तो क्या बोल रहा है, अच्छा, अब इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है 5 है, ठीक है। सो वैल्यू 5 इज़ एलोकेटेड विथ 2,
ठीक है। और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जो हम डालेंगे। तो वो क्या डालेंगे, वो उस रो और उस कॉलम का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर कुछ दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं, 5। तो देखिए नीचे में आपको ये टेबल बनाना है, सेकेंड टेबल, टेबल 2। एक तो क्वेश्चन का टेबल 1 हो गया और टेबल 2। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए पहला कोना से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का कोना से। और जो मेरा जो 2 था, जो सेल कॉस्ट 2 था, ठीक है, उस पर हम कितना एलोकेट किए हैं, आगे देखिए लिखा हुआ है 5, क्लियर है। इससे इधर बैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि अब आने वाला जो भी एलिमेंट है उसमें हम कोई एलोकेशन नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पूरा रो मेरा बैलेंस हो चुका है। जो इसका टोटल, ठीक है, यहाँ पे आपका सप्लाई था वो पूरा हो गया है 5, ठीक है ना। अच्छा, क्लियर। तो पहला रो आपका ख़त्म हो जाएगा, पहला रो, चूँकि टारगेट पूरा हो गया 5 सप्लाई का, 5 यहाँ पे दे दिए तो पहला ख़त्म। अब सेकेंड रो में चलिए, नाउ कम टू रो 2, ठीक है। तो रो 2 में आ गए, ओके। स्टार्टिंग विथ एलिमेंट 3, तो इसमें जो सबसे पहला वैल्यू है वो क्या है, वो सबसे पहला वैल्यू है आपका 3 रो 2 में, ठीक है। तो देखिए अब इस 3 को क्या दे सकते हैं मैक्सिमम, तो ध्यान दीजिएगा, ये इधर 8 है और इधर 7 है, बट आपको ये ध्यान देना है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे 5 दे चुके हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इसको 2 दे दीजिए, तो कि 5 और 2 ये क्या हो जाएगा, पूरा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 दे दिए, चूँकि 5 to 7 ये मेरा मैक्सिमम हो गया। अब इससे बेसी हम नहीं दे सकते थे, तो इससे ज़्यादा हम चूँकि नहीं दे सकते, सबसे ज़्यादा हम 2 दिए हैं, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम एलोकेशन। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम एलोकेशन 2, क्लियर है। इससे इधर 5 और 2 7 पूरा हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो 2 देने के बाद अभी बहुत कुछ बचता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जब हम इसको 2 दे दिए तो ये मेरा रो अभी बाकी है, चूँकि इसमें 8 है तो मेरा, तो अभी इस रो का मेरा काम बाकी है। तो हम इस 3 के बाद उसके आगे बढ़ेंगे, ये 3 आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे 8 है, 2 हम दे चुके, तो हम और 6 दे सकते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा। और इधर भी कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि इधर 9 है, ठीक है। तो हम आसानी से यहाँ पे क्या दे सकते हैं, 6 दे दिए, ठीक है। तो 6 और 2 देने के बाद ये 8, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट था, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर ये कंप्लीट हो चुका है, 5 और 2 7, ठीक है। अच्छा, जब हम 6 देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कॉलम आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट रो का काम खत्म हो गया। तो अब आप चलेंगे किस में, रो 3 में। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखा हुआ है ना, ये थ्योरी आप भले लिख लीजिए, ठीक है, आपको पढ़ाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जूम कीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन थ्योरी लिखने का एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम एलोकेशन फॉर सेल 1 इज़ 5, मैक्सिमम एलोकेशन फॉर सेल 2 इज़ 3, मैक्सिमम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एलोकेशन फॉर सेल 2 इज़ 2, मैक्सिमम एलोकेशन फॉर सेल 2 इज़ 6, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको देख के करना है। ये पे मैंने थ्योरी लिखा हुआ है ताकि एक बार आप लिखेंगे, आप जब दोबारा दोहराएंगे, अगर आप भूल जाएंगे, हालांकि भूलने वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, लेकिन अगर आप भूलते हैं तो आप इसको देख करके आपको याद आ जाएगा, क्लियर है। तो आप बहुत सिंपल फंडा, ये देखिए, एक ये रो ख़त्म हो गया, ये रो 6 और 2 8 खत्म हो गया, तो अब आगे नहीं जा सकते। थर्ड रो में चलेंगे, थर्ड रो में जब हम आएंगे तब हम इसमें तो देने का आप कोई चांस नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7 हो चुका है। तो जब थर्ड रो में हम आएंगे तो हम फर्स्ट एलिमेंट में तो देने से रहे, चूँकि ये कॉलम पूरा भर चुका है, 7 हो चुका है। तो हाँ, थर्ड रो में सेकेंड एलिमेंट में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसको 6 ही मिला था, ठीक है। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, ओके, यहीं पे दिखा देता हूँ, उसी टेबल में इसको मेरे को 6 ही मिला है। तो अभी इस कॉलम का टारगेट पूरा होना बाकी है, तो आप उसके नीचे जो एलिमेंट है 4, उसको आप मैक्सिमम एलोकेशन दे सकते हैं 3, 6 3 9, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको आपने सिर्फ 3 ही दिया, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते थे क्योंकि कॉलम 2 का टारगेट पूरा हो गया। बट यहाँ पे मेरा 7 है, तो 3 के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, मेरा चूँकि थर्ड रो अभी भी बाकी रहेगा, ठीक है। तो थर्ड रो में फिर हम इसके बगल वाले को 4 दे सकते हैं, जिससे 3 और 4 क्या हो जाएगा, ये 7, क्लियर है। तो मेरा थर्ड रो भी फिनिश हो गया, थर्ड रो फिनिश हो गया। अब हम आते हैं कॉलम की तरफ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 है, इसके पहले कोई एलोकेशन है नहीं,
तो यानी अभी इसको और इस कॉलम को चाहिए ताकि इसका टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो हम जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको हम 14 दे सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 14 क्या हो जाएगा आपका 18। इधर भी देखिए 14 देने से ये आपका बैलेंस हो जा रहा है, तो ये आपका फिनिश हो गया। तो आप देखेंगे बिल्कुल आपका बैलेंस टेबल आ जाएगा आपको। एलोकेशन में देखिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिला है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। एलोकेशन किसको कहते हैं, जो सेल के आगे आप ये लगाते हैं यूनिट, ठीक है ना, ये आपका एलोकेशन कहलाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, स्टार्ट करना है ऊपर से, ठीक है, पहले एलिमेंट से, और देखना है कि कोई पहला रो या पहला कॉलम जो फिनिश हो सकता है उसको फिनिश कर दीजिए। जब तक रो फिनिश नहीं होता है उस रो में हम आगे बढ़ेंगे और एलोकेशन देंगे, ठीक है। रो फिनिश हो जाएगा, दूसरे रो को शुरू से स्टार्ट करना है। अगर वो ऑलरेडी कॉलम में बैलेंस है तो उस रो में आगे बढ़ेंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो उसके पहले एलिमेंट से ही भरना शुरू करेंगे जब तक कि उसका रो मेरा फिलअप ना हो जाए, करस्पॉन्डिंगली कॉलम मेरा फिलअप ना हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। थ्योरी तो आप देख लीजिए, थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि रो 2 को कैसे करना है, रो 3 को कैसे करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप रो 4 में जाएंगे तो क्या मैक्सिमम एलोकेशन देंगे और किस तरीके से आपका रो और कॉलम आपका पूरा तरीके से जो सप्लाई और डिमांड है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से निकालना आसान है। क्या कीजिए, सिंपली, जाहिर सी बात है, पहले आपको क्या दिया हुआ था, कॉस्ट दिया हुआ था, बाद में आपने लिखा है यूनिट। तो कितना खर्च आया इस पूरे काम में, तो भैया 2 रुपया खर्चा था, 5 यूनिट भेज रहे हैं तो 5 दूना 10, 3 रुपया खर्चा था, इसको 2 यूनिट भेज रहे हैं। F2 से फैक्ट्री 2 से W1 को 2 यूनिट, तो 2 तिया 6 रुपया खर्चा हो रहा है। फैक्ट्री 2 से W2 को भेज रहे हैं 6 यूनिट, 6 तिया 18 रुपया खर्चा हो रहा है। फैक्ट्री 3 से W2 को भेज रहे हैं 3 यूनिट, 3 चौके 12 रुपया खर्चा हो रहा है। फैक्ट्री 3 से W3 को भेज रहे हैं 4 यूनिट, 4 सत्ते 28 रुपया खर्चा हो रहा है। फैक्ट्री 4 से W3 को भेज रहे हैं 14 यूनिट, 14 दूनी 28 रुपया खर्चा हो रहा है। इस सब को आप ऐड कर दीजिए। देखिए 5 गुना 2, 2 गुना 3, 6 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 7, 14 गुना 2, सब को आप यहाँ पे लिख के ऐड कर दीजिए। 102 रुपया आया। ये बिल्कुल आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, समझे ना, मिनिमम जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये, ठीक है आपका। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो नंबर ऑफ़ एलोकेशन है, पहले तो इंडिपेंडेंट है तो ये भी हिट कर गया, और दूसरा जो टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन है वो कितना है, तो ये देखिए 4 रो है और 3 कॉलम है, तो 4 गुना 3, तो 4 और 3 7, और 7 में 1 कम कीजिए तो 6, तो 6 एलोकेशन है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो है देखिए काफ़ी आसान, ठीक है ना। अब इतने बच्चे भी आप नहीं, सेमेस्टर 6 के हैं, तो इसको तो समझाने में इतना मेरा हालत ख़राब नहीं होना चाहिए। कर लीजिए दूसरे मेथड के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।